चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। वेटेज वही 4 से 5 मार्क्स। नॉर्मली नहीं आता है ज्यादा मार्क्स का, आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, आराम से तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरल क्लोजेज में जब मैंने एक्ट बनाया तो एक्ट बनाने से भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ रूल्स अभी भी क्लियर नहीं हुए, तो मैंने रूल्स को इंक्लूड किया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। ये कोई एक्ट नहीं है, इसको हम जनरली रेफर कर सकते हैं। ये किसके काम आते हैं? जजेस के काम आ सकते हैं इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, पर मैंडेटरीली फॉलो करने जैसा कुछ भी नहीं है कि मैंडेटरी फॉलो करना। जहां चीजें बिल्कुल क्लियर होगी कभी भी जजेस इनको फॉलो नहीं करेगा, पर जहां रिक्वायरमेंट होगी इट कैन बी फॉलोड। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्यों? टू डिस्कवर द मीनिंग और लॉ विल ऑफ लेजिस्लेचर, कि जब लेजिस्लेचर ने कानून बनाया तो व्हाट वाज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, क्या उनकी इच्छा थी, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने कानून बनाया, उसका ट्रू मीनिंग जानने के लिए आप इंटरप्रिटेशन करते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन में दो चीजें, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। सबसे पहले हम प्राइमरी को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो फॉर सेकेंडरी। प्राइमरी रूल में 5 आते हैं टोटल: लिटरल कंस्ट्रक्शन, एडजस्टेंस जनरस, हेडेंस रूल, अट्रेस मैजिस वेली क्वेम्पेरेट एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये पांचों हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। पहला लिटरल कंस्ट्रक्शन, वहां भी पढ़ा था जनरल क्लोजेज में, यहां भी ये चीज आ रही है। प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट रूल है इंटरप्रिटेशन का, डिराइविंग ऑर्डिनरी मीनिंग, नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में जो कॉमन मीनिंग चल रहा है वो लेना है। डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेटर्स ऑफ लॉ इन द नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। कई बार गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के नाम से पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो हमने ऑलरेडी जनरल क्लोजेज में भी पढ़ा है, सेम वैसा ही इसमें दिया हुआ है। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड केस भी है, क्योंकि ये चैप्टर्स देखो बहुत छोटे हैं, इनमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो आपको फिर इनमें हाईलाइट करने के लिए केस लो वगैरह लर्न कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप उससे अच्छा इंप्रेशन बना सको। नंद प्रकाश वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में ये आया, इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी गिवन विच वुड मेक द अदर प्रोविजन रिडंडेंट, कि जब लिटरल कंस्ट्रक्शन किया तो ऐसा नहीं है कि अदर प्रोविजंस रिडंडेंट हो जाए या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो, तो आप प्रॉपर देखो कि कहीं मेरा लिटरल कंस्ट्रक्शन गलत तो नहीं जा रहा। तो ये नहीं कह सकते कि लिटरल हमेशा सही ही होगा, यू हैव टू सी कि अदर प्रोविजंस का भी वोलेशन नहीं हो। तो ये आप केस लो भी साथ में लर्न कर सकते हो। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, अट्रेस मैजिस वेले क्वेम्पेरेट। अब ये मुझे मैक्सिम नहीं याद होती है, कैसे लर्न करूं? रेस को रिलेट कर लो रीजनेबल से, जो ये अट्रेस मैजिस है उसमें रेस को रिलेट कर लो रीजनेबल से। बाकी अगर नहीं भी ध्यान रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एग्जाम में दोनों वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी, लेकिन कभी अगर मान लो नहीं लिखा मिला, सिर्फ ये बोल दिया कमेंट ऑन अट्रेस मैजिस वेले क्वेम्पेरेट, तो अब नहीं ध्यान आए तो रेस से आप रीजनेबल को कनेक्ट कर सकते हो, उससे आपको याद आ जाएगा। तो आपको जो वर्ड याद रखना है दैट इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। जब मेरा लिटरल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से सही नहीं जा रहा है तो मुझे रीजन के साथ कुछ और अटैच करना पड़ेगा मीनिंग, उसी को मैं क्या कहता हूं? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है, लेटर ऑफ लॉ इज एम्बिग्युअस एंड नॉट डिस्कवर able to discover the intention of law by ordinary and grammatical meaning। मतलब मेरा लिटरल वाला कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया वो एक तरह से थोड़ा फेल टाइप हो गया, पूरी तरह से भी नहीं तो पूरी तरह से सही भी नहीं, तो रीजनेबल मीनिंग मुझे उसके एम्बिट में लेना पड़ेगा ओरिजिनल टर्म के। तो अब मेरा इंटरप्रिटेशन जो जाएगा वो मेरी नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं उसमें और अटैच कर सकता हूं। पहले तो जो था वो एक्ट में सब लिखा हुआ था, नाउ आई नीड टू सी कि क्या इसमें मैं ऐड कर सकता हूं, तो उसी को हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या हिडन रूल वही है जो हमने वहां जनरल क्लोजेज में पढ़ा था, 1584 का हिडन केस है जिसमें आया था। यहां पे हम डिराइव करते हैं मीनिंग सही वाला, पर लास्ट रिसोर्ट है, पहले यूज नहीं होता। वही 4 पॉइंट कॉमन लो क्या था, मिसचीफ और डिफेक्ट क्या थी, रेमेडी पार्लियामेंट ने क्या दी और उस रेमेडी का ट्रू रीजन क्या था। ये 4 पॉइंट जरूर से आने चाहिए। इसी को हम पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, इसी को हम हिडन रूल भी कहते हैं, इसी को हम मिसचीफ रूल भी कह देते हैं। उसके बाद आ जाओ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा लॉज हो सेम इश्यू पे और कॉन्ट्राडिक्टरी हो नेचर में, तो उसका कंस्ट्रक्शन हार्मोनियसली ही होना चाहिए। हार्मोनियस मतलब
वैलिड या इनवैलिड नहीं बताना, एक जगह पे एक यूज आएगा तो दूसरा अपने आप से इनऑपरेटिव हो जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज टू बी मेंशन्ड। राजकुमार वर्सेस विनोद कानूनगो का केस है, वेयर इन एन एनेक्टमेंट देयर आर टू प्रोविजंस व्हिच कैन बी रिकॉन्साइल्ड विद ईच अदर, इट शुड बी सो इंटरप्रेटेड पॉसिबली टू गिव इफेक्ट टू बोथ द इश्यूज। मतलब यहां इक्वालिटी का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आपको लगाना है कि जब एक ही एक्ट में कोई दो प्रोविजन है जिनको हम साथ में नहीं ला सकते तो सेपरेटली यूज कर लो, एक को ऑपरेटिव करो तो दूसरे को इनऑपरेटिव, दूसरे को ऑपरेटिव करो तो पहले को इनऑपरेटिव। तो इस तरह से आपको बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड इसमें भी तुम केस लो याद कर सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं लिख पाओगे तो केस लो का नाम थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स अच्छे दिलवा देगा। एडजस्टेंट जनरस क्या है? मेरे को अगर कोई लॉ की लैंग्वेज मिलती है तो देयर आर सम जनरल वर्ड्स एंड सम स्पेसिफिक वर्ड्स। तो जनरल वर्ड्स का मीनिंग कभी कभी जनरल नहीं होता, हमें डिराइव करना होता है स्पेसिफिक से। तो अगर एक्ट में एक बार कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो उसको जनरल सेंस में नहीं लेना, उसको स्पेसिफिक से मीनिंग डिराइव करने को हम क्या कहते हैं? एडजस्टेंट जनरस। एडजस्टेंट जनरस का लिटरल मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जनरल वर्ड अगर कहीं है तो उनका मीनिंग डिराइव करो स्पेसिफिक वर्ड से, तो हम उसको क्या कहते हैं? एडजस्टेंट जनरस। तो एडजस्टेंट जनरस का लिटरल मीनिंग है ऑफ द सेम काइंड। तो जब भी एक एक्ट में मुझे जनरल और स्पेसिफिक दोनों वर्ड्स मिल रहे हैं तो स्पेसिफिक वर्ड्स से ही मैं जनरल का मीनिंग डिराइव कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो स्टेट हमें पहले डिफाइन करके दे दिया जाता है स्पेसिफिक कि ये स्टेट में आएंगे, तो अब उसको जनरल सेंस में आप ले ही नहीं सकते, आपको हर बार वो ही स्पेसिफिक वर्ड समझना पड़ेगा कि यह स्टेट का मतलब क्या है। अनटिल एंड अनलेस वो बोले नहीं कि ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तब आपको उसको स्पेसिफिक नहीं मानना है। अब आते हैं हम प्राइमरी रूल खत्म होने के बाद सेकेंडरी रूल्स पे। 4 है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेसिव यूनिस आस्ट फॉर्टिमा exclusio ulterius. Second, noscitur a sauces contemporaneo expositio as optima at fortissima in leg. ये 4। अब ये नाम बड़े अटपटे से, पर चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है। इवन प्राइमरी रूल से भी ज्यादा सिंपल ये चीजें यहां पे दी गई है, बस नाम थोड़ी सी लैटिन फ्रेजेज या वर्ड से इसलिए डिफिकल्ट है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला, एक्सप्रेसिव यूनिस एज एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। एक्सप्रेशन ऑफ वन मींस एक्सक्लूजन ऑफ अदर। आप यही याद रखोगे। रिलेट कैसे करोगे? एक्सप्रेशन और एक्सक्लूजन से। ये दो वर्ड आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे। अल्टेरियस मतलब दूसरे वाले को। तो देखो, जब एक एक्ट में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं तो वो एक्सप्रेस्ड मान लिए जाते हैं, कुछ चीजें हम इंप्लाइड मानते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस अगर करके दे रखा है तो हमें उसी चीज को कंसीडर करना है, हमें यह मानना है इसके अलावा सारी चीजें एक्सक्लूडेड है, इसके अलावा सारी चीजें एक्सक्लूडेड है। अब अगर इंक्लूड करनी होंगी तो वो तुम्हें स्पेसिफिकली बताएगा कि एक्सक्लूजन में से ये चीजें इंक्लूड होगी, या फिर मान लो कुछ चीजों को वो एक्सक्लूड करना भूल गया तो भी हो सकता है उससे गलती हुई हो, वो बाद में तुम्हें बता दे कि ये चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी। पर ज्यादातर तो जो एक्सप्रेस किया गया है वो ही वैलिड माना जाएगा, बाकी चीजें उसमें शामिल नहीं होगी। कि अगर कोई एक्सप्रेस क्राइटेरिया या वर्ड है लॉ में तो उसी को मानना है, बाकी चीजें एक्सक्लूड ही मानी जाएगी। यहां ये भी कह सकते हैं कि लॉ उन सब चीजों को एक्सक्लूड कर देता है जो एक्सप्रेसली उसमें प्रोवाइड नहीं है। मतलब लॉ में लिखा हुआ ही वैलिड मानना है, जो नहीं लिखा हुआ अपने आप से अज्यूम नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव यूनिस अस एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। दूसरा आता है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो अस ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेज। इसको हम कैसे समझेंगे? कॉन्टेम्परेरी वर्ड से याद रख लो। कॉन्टेम्परेरी मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कि मान लो लॉ मेकर ने लॉ बनाया आज से 10, 20, 50 साल पहले, उस टाइम पे जिन्होंने उसको इंटरप्रेट किया तो दैट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उनको पता था सिचुएशन क्या थी, इसलिए किस लिए कानून बनाया गया था। आज की डेट में हम उस इंटरप्रिटेशन को चेंज ना करें, पर क्या कभी चेंज नहीं हो सकता? यस, हो सकता है। तुम ये देखो कि क्या उसका सही मीनिंग आज तक नहीं दिया गया। अगर तुम्हें लगता है कि आज तक सही मीनिंग नहीं आया तो आज की डेट में भी चेंज हो सकता है, पर हम रूल क्या बना रहे हैं कि नॉर्मली चेंज नहीं करना है, आपको देखना है कि वो ही मीनिंग सही हो। तो जो मीनिंग कंटेम्परेरी अथॉरिटी ने दिया वो सही होगा। अंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ओनली मीनिंग गिवन अंडर सच लॉ शैल बी अडॉप्टेड।
तो उस लॉ में जो मीनिंग दिया गया है वो ही तुम्हें अडॉप्ट करना है, अदर मीनिंग्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। पर कभी भी ऐसा लगा कि मेरा मीनिंग उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए था, तो आज की डेट में भी उसको चेंज किया जा सकता है। नॉस्किटर सोसिस अवार्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट। सोसिस से एसोसिएट को रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो, पर याद क्या करना है, वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते हैं और हमें डायरेक्टली वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होता, पर हम रिलेटेड मीनिंग निकाल लेते हैं उस पूरी लाइन को पढ़ के, तो दिस इज नॉस्किटर सोसिस। टू और मोर स्पेसिफिक वर्ड्स है, एक एम्बिगियस स्पेसिफिक वर्ड है। देखो एडजेक्टिव जनरस में उसमें डिफरेंस करना, एडजेक्टिव जनरस में एक स्पेसिफिक और एक जनरल वर्ड का कॉम्बिनेशन था, यहां दोनों वर्ड स्पेसिफिक है, एक हमें पता है दूसरा एम्बिगियस है, तो कैसे पता लगाएं? सच एम्बिगियस स्पेसिफिक वर्ड टू डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम अदर स्पेसिफिक वर्ड, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी तो साफ साफ पता है मशीन से रिलेटेड है, पर प्लांट वर्ड तो एम्बिगियस है ना, तो प्लांट को मशीनरी से रिलेट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि प्लांट एंड मशीनरी दूसरा वाला है, या प्लांट का मतलब पौधा नहीं हो सकता, तो इसी को हम कहते हैं नॉस्किटर सोसिस। पर इस रूल की एप्लीकेबिलिटी हर जगह नहीं होती है, नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है, जहां इस रूल को मना किया गया है, तो वो भी आप पॉइंट्स एक बार देख लेना कहां कहां ये अप्लाई नहीं होता है। वो इलेबोरेटेड पॉइंट्स आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे मॉड्यूल में, उसमें से आप इसको देख सकते हो, पर जनरल सेंस में इसको इतना ही याद रखना है कि ये वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। फोर्थ, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल और रीजनेबल का कॉम्बिनेशन, कि मेरा लिटरल भी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, मतलब 100% फेलियर नहीं है लिटरल कंस्ट्रक्शन का, मतलब कुछ कुछ ठीक है लेकिन प्रॉपर नहीं जा रहा, तो मैं साथ में रीजनेबल भी कर लूं, तो कॉम्बिनेशन में यूज हुआ, तो मेरा वो क्या बन गया, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। की कहीं ना कहीं मैंने लिबर्टी ले ली कि नहीं यार ये वाला सही नहीं जा रहा, तो इसके अकॉर्डिंग भी काम हो सकता है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। किसका कॉम्बिनेशन है, लिटरल और रीजनेबल को मिला के मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल टूल्स क्या है, एक्सटर्नल टूल्स क्या है? इंटरनल में जो चीजें एक्ट के अंदर मिल जाती है वो सारे इंटरनल है, एक्सटर्नल मतलब जो हेल्प आपको बाहर से लानी पड़ती है। टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, स्केड्यूल, इंटरप्रिटेशन क्लोज, एक्सप्लेनेशन एंड प्रोविजो, दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एक्ट इटसेल्फ, तो ये इंटरनल एड्स में शामिल होंगे। टाइटल, ये हम लॉन्ग टाइटल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल मतलब जैसे मूवी का ट्रेलर, उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो, मूवी के नाम से कुछ नहीं पता चलेगा, पर ट्रेलर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द मूवी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफाइन करेगा पर्पस और स्कोप एक्ट का, इंप्रेस कर सकता है रीडर को, शॉर्ट टाइटल से अलग है, ये शॉर्ट टाइटल नहीं होता। प्रीएम्बल क्या होती है, प्रीएम्बल होती है की टू ओपन द मीनिंग, डिफाइंस द मिस्चिफ। कई बार कई सारे लॉ मेकर्स ने या कई सारे इंटरप्रेटर्स ने इसको कहा है कि ये पार्ट नहीं है, लेकिन हम कहते हैं पार्ट है। क्यों मानना चाहिए पार्ट, क्योंकि इसी में बेसिकली ऑब्जेक्टिव बताया जाता है या इंटेंशन क्या था लॉ मेकर का वो बताया जाता है। तो इसके लिए केस लो है, मिल्स वर्सेस विकिन, नॉट पार्ट बट कंटेन्स मोटिव। पार्ट तो नहीं है एक तरह से, इसमें एक्ट के कोई प्रोविजन नहीं लिखे, पर इसमें मोटिव है कि एक्ट क्यों बनाया गया। कलनपुरा कचूनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यूजफुल टू फिक्स मीनिंग विद रियल स्कोप। रियल स्कोप से अगर मीनिंग फिक्स करना है तो उसके लिए काम आती है, तो इसको हम ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं हेडिंग्स, किसकी हेडिंग, चैप्टर्स की हेडिंग, रेफर इन डाउट्स ओनली, डाउट्स में ही रेफर करनी होती है। हेल्प कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिल जाती है। रिसोर्ट यूज ओनली व्हेन ऑर्डिनरी मीनिंग हैज नॉट बीन फाउंड, पर तभी जब ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं मिले। तो हेडिंग ऑफ चैप्टर्स भी हमारे काम की है, लेकिन लिटरल कंस्ट्रक्शन से अगर मीनिंग निकल गया है तो फिर आपको ये टूल्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। अब देखो, जब हम प्राइमरी या सेकेंडरी कोई सा भी रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम टूल भी यूज कर सकते हैं, ये टूल्स आपको एडिशनली हेल्प कर देंगे। अब आते हैं मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स मतलब क्या, जैसे मैं एक जज हूं, मुझे किसी केस को डिसाइड करना था, लॉ का इंटरप्रिटेशन तो मैंने किया, पर मैंने अपने कुछ कमेंट्स भी उसमें कर दिए, तो ये एक्चुअल में कोई अगर दूसरा जज रेफर करना चाहे तो उसके लिए क्या बन जाएगा, एड बन जाएगा, पर कोई श्योरिटी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि आपको यूज करना ही है। आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, पर कब यूज होंगे, जब डिलेमा में हो जज कि क्या सही है और क्या ज्यादा सही है। डिलेमा में सही गलत नहीं होता, एक चीज सही दूसरी उससे ज्यादा सही,
तो मुझे चूज करने के लिए कई बार ये रेफर करना पड़ सकता है, पर जब मीनिंग क्लियर हो तो इसको यूज मत करो, तुम फालतू में इसको रेफर मत करो। वेस्टर्न थिएटर्स वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे का केस है जिसमें कहा मीनिंग क्लियर होने पर इसको यूज नहीं करना होता। इंटरप्रिटेशन क्लोज ये क्यों दिया जाता है? लॉ मेकर को खुद को ही लगता है कि इस चीज को लोग समझ नहीं पाएंगे तो वो खुद ही उसको दे देता है। यूजफुल है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि उसने खुद मीनिंग दिया है तो तुम्हें वो ही मानना पड़ेगा। फर्निश करेगा मीनिंग और एम्फेसाइज ऑन इंटेंशन, इंटेंशन को पूरी तरह से एम्फेसाइज करेगा, उसी पे जोर देगा। प्रोविजो मेन इनेक्टिंग पार्ट इसको बोलते हैं, इनेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट प्रोविजन ही है। मेन डील्स विद सब्जेक्ट मैटर, प्रोविजन इन इनेक्टमेंट कैन बी यूज्ड टू गेट एक्सेप्शन। देखो जनरल चीजें तो हमें समझ में आ जाती है पर उससे एक्सेप्शन निकालने के लिए हमें मेनली प्रोविजन ही देखना पड़ता है कि प्रोविजन में क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो आपको प्रोविजन जब तक नहीं पता होगा तब तक आप प्रॉपर्ली उस चीज को समझ नहीं सकते। तो ये भी एक टूल है इंटरप्रिटेशन का। स्केड्यूल, एज यू ऑलरेडी नो, स्केड्यूल कंटेन्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट कंटेन्ड इन द एक्ट इटसेल्फ, तो फॉर्म पार्ट ऑफ एनैक्टमेंट। रेड टुगेदर, ये साथ में ही पढ़ना है। जैसे हमने प्रीएम्बल के लिए कह दिया नॉट अ पार्ट, ये पार्ट है, इसको हमेशा मानना है क्योंकि इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एक्ट से रिलेटेड है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट कैन बी अप्लाइड टू स्केड्यूल, स्केड्यूल के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं एक ही चीज से रिलेटेड स्केड्यूल हो, पूरे एक्ट में से कहीं से भी कुछ भी मिला के स्केड्यूल बनाए जा सकते हैं। अब आता है एक्सप्लेनेशन, इसके आगे तुम इलस्ट्रेशन भी लिख सकते हो। लैंग्वेज ऑफ लॉ ही होती है पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब एक्सप्लेनेशन साथ में अटैच कर दिया जाता है जिससे कि तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। थ्रो लाइट ऑन इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर एंड एनेबल द रीडर टू डिराइव मीनिंग ऑफ लॉ विद इन द लॉ इटसेल्फ। लॉ में ही आपको लॉ का मीनिंग मिल जाएगा और वो भी एकदम सही तरीके से, तो उसी को हम कह देते हैं एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन। अब आते हैं एक्सटर्नल एड्स पे। एक्सटर्नल एड क्या है? जो आपको बाहर से मदद लानी पड़ती है, जो एक्ट में नहीं मिलता, जैसे कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पर याद रखना इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, इसका यूज इंडिया में भी नहीं होता जैसे इंग्लैंड में नहीं होता, पर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट लगी कि कभी कभी किसी केस में पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को भी रेफर कर लेना चाहिए, तो अलाउ कर दिया गया, पर विथ इन लिमिट्स ओनली, लिमिट्स में ही, और पूरी तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस इससे नहीं लेना है। दूसरा डिक्शनरी। अब डिक्शनरी पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिक्शनरी पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि डिक्शनरी को यूज करते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि लेक्सिकोग्राफर एक वर्ड होता है जो डिक्शनरी बनाने वाले पर्सन को कहते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर जब डिक्शनरी बनाता है तो उसको ये नहीं पता होता किसको कौन सा मीनिंग सुटेबल होगा, सब अपने अपने अकॉर्डिंग मीनिंग देख लेते हैं। तो इफ यू सर्च अ वर्ड इन अ डिक्शनरी यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ मीनिंग्स, उसमें से कौन सा तुम्हारे काम का वो तुम देखो। तो कई बार डिक्शनरी का मीनिंग हमारा जो इंटरप्रिटेशन है उसको नैरो कर देता है, तो लॉ मेकर कभी भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं यूज करता, वो तो अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, तो तुम्हें फिर डिक्शनरी काम में नहीं आएगी। तो डिक्शनरी वाला मीनिंग कभी भी लॉ में फिट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स इट इज फिटेड, समटाइम्स ये अनफिट होता है, तो आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए डिक्शनरी का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटीज। जब हमने बिल मेकिंग प्रोसेस पढ़ा तो हमने ये देखा कि बिल मेकिंग में कमिटीज बनती है, सेलेक्ट कमिटी, ज्वाइंट कमिटी। अब वो रिपोर्ट बनाती है, रिकमेंडेशन देती है, तो हो सकता है पार्लियामेंट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दियो, तो लॉ जो बना मे बी रिपोर्ट से अलग हो। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमें पूरा देखना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसेस चला था, तो हमने रिपोर्ट मंगवा ली कमिटीज की, पर वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती है। तो भले ही तुम देख लो पर उससे इन्फ्लुएंस उतना नहीं लेना है, आपका मेन तो इनेक्टमेंट ये जो बन के निकल करके आया है। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। फॉरेन डिसीजंस भी हम यूज कर सकते हैं जब हमारे डिसीजंस या हमारे पास कोई कॉमन लॉ चीज के लिए नहीं हो, तो वी कैन रेफर टू फॉरेन डिसीजंस एज वेल। रेफरेंस टू अदर स्टेट्यूट, अदर एक्ट में भी रेफर किया जा सकता है, मतलब रिलेटेड कुछ हो, जैसे सीपीसी और सीआरपीसी एंड आईपीसी, ये रिलेटेड है तो कई बार रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो इस तरह से अदर एक्ट से भी आप रेफरेंस निकाल सकते हो इंटरप्रिटेशन को बेटर बनाने के लिए। अब इसके अलावा इस चैप्टर में एक प्रिजम्पशन और दिए हुए हैं। प्रिजम्पशन में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, प्रिजम्पशन से रिलेटेड भी। अब ये प्रिजम्पशन क्या होते हैं? प्रिजम्पशन वो चीजें होती है जो कोर्ट सही मान लेता है, मतलब उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन हम उस पर शक भी नहीं करते। जैसे कि अगर लॉ बना है तो उसकी लैंग्वेज सही ही होगी, उसमें कुछ गलती नहीं होगी। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो मैंने पूरे रूल्स फॉलो किए होंगे। तो ये जनरल सी चीजें हैं, वंस यू रीड इट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिक्शन पे लॉ काम नहीं करता, तो वो भी वहां पे लिखा हुआ है कि प्रिजम्पशन है कि फिक्शन पे लॉ काम नहीं करता, लीगल चीजें फिक्शन पे बेस्ड नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ
आपको 8 या 10 प्रिजम्पशन मिलेंगे, वो प्रिजम्पशन आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब जो ये चैप्टर है वो आप कितने टाइम में रिवाइज कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें रिवीजन कराया है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स में, आप मान के चलो आप भी आधा घंटे में इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे छोटे चैप्टर्स को आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि इनको पहले कर लेना है, ताकि बाद में अगर टाइम ना भी बचे तो आप इनको छोड़ के ना जाओ, क्योंकि 4 या 5 नंबर का तो आएगा ही, और कॉम्बिनेशन कैसा मिलेगा यू डोंट नो, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। तो अगर तुम्हें तीनों आते रहे और एक इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हुआ तो आप तो छोड़ के आओगे, इससे बेटर है इस चैप्टर को कर लो।